नमस्कार दर्शकों। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे इस वेबिनार का विषय है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट एट जीएसटी पोर्टल, यानी कि किस तरह से करदाता जो वॉलंटरी पेमेंट करते हैं टैक्स का, उसकी इंटीमेशन टैक्स ऑफिसर्स को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से, जो DRC 03 फॉर्म अभी कुछ समय पहले लॉन्च किया गया है पोर्टल के ऊपर, उसको किस तरह से उपयोग करके इंटीमेट कर सकते हैं टैक्स ऑफिसर्स को अपने द्वारा किए गए वॉलंटरी पेमेंट के बारे में। और इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये वेबिनार NECT यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया लर्निंग पोर्टल के माध्यम से ये आप तक पहुंचाया जा रहा है। और इस विषय पर जो वेबिनार किया गया था अंग्रेजी भाषा में, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट ऑफ जीएसटी पोर्टल, अंग्रेजी भाषा में इसका वेबिनार पहले किया गया था और जल्दी ही हम जो है इसको तमिल और मराठी लैंग्वेज में भी इसको प्रसारित करेंगे अपने जो रीजनल लैंग्वेज के दर्शक हैं उनकी सुविधा के लिए। तो आज के वेबिनार का एजेंडा है कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वॉलंटरी पेमेंट जीएसटी में किस प्रकार किया जाता है, इसमें क्या जो समय सीमा है वॉलंटरी पेमेंट करने की वो क्या है, और इस वॉलंटरी पेमेंट के फायदे जो करदाता को है वो किस तरह से किस प्रकार से हो सकते हैं, और जो इस वॉलंटरी पेमेंट की इंटीमेशन जो टैक्स ऑफिसर्स को करदाता के द्वारा दी जानी है DRC 03 फॉर्म के द्वारा, जो जीएसटी पोर्टल पर भरा जाना है और फाइल किया जाना है टैक्स पेयर के द्वारा, तो हम ये बताएंगे कि किस तरह से वो उसको किया जाना अपेक्षित है, DRC 03 फॉर्म को फाइल किया जाना। और साथ में इससे जुड़े हुए कुछ जो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसके हम निवारण करेंगे। तो अब शुरू करते हैं वॉलंटरी पेमेंट इन जीएसटी, यानी कि जो अपनी इच्छा से स्वैच्छिक जो पेमेंट करदाता द्वारा किया जाता है टैक्स का, वो किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, वॉलंटरी पेमेंट टैक्स पेयर द्वारा तब किया जाता है जबकि टैक्स या तो ना पे किया गया हो या फिर जितना टैक्स अपेक्षित था पे करना उससे कम पे किया गया हो। और उसके अलावा ऐसा भी रीजन हो सकता है कि आप करदाता को रिफंड मिल गया हो मगर वो रिफंड गलती से कुछ अमाउंट गलत या गलत कारणों के आधार पर मिल गया हो, तो ऐसे टैक्स को जो कि एरोनियस रिफंड किया गया है वो टैक्स पेयर को वापस करना होता है वॉलंटरी पेमेंट के द्वारा। साथ में अगर टैक्स पेयर द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो गलत ले लिया गया या फिर यूटिलाइज गलत ढंग से कर लिया गया, जितनी भी मात्रा में उसका ITC अपेक्षित था, कुछ इनएडिशनल अमाउंट भी इस तरीके का है जो कि रूल्स के अनुसार, जो प्रोसीजर के अनुसार आपको अनुमन्य नहीं है, आपको देय नहीं है, तो ऐसे ITC को भी जो वॉलंटरी पेमेंट के द्वारा आप उसका भुगतान करके वापस कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि करदाता को जो वॉलंटरी पेमेंट किया जाना है, दो कंडीशन है। एक तो ये कि आपको किसी प्रकार की टैक्स की डिमांड इशू नहीं हो जानी चाहिए। अगर कोई नोटिस इशू हो गया है, डिमांड नोटिस इशू हो गया है, या जो स्टेटमेंट है वो इशू कर दिया गया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा उस टैक्स की डिमांड के लिए, तो फिर उसके बाद अगर आप आप करदाता द्वारा उसको जो वॉलंटरी पेमेंट करके वो जमा कर सकते हैं, जो टैक्स की गणना करके इंटरेस्ट के साथ, और वो टैक्स की गणना चाहे खुद कर सकते हैं या फिर टैक्स ऑफिशियल द्वारा जो आगे गणना की गई है, तो करदाता उसको जो टैक्स को इंटरेस्ट के साथ पे कर सकते हैं, मगर और उसकी सूचना दे सकते हैं टैक्स ऑफिशियल को इन राइटिंग फॉर्म DRC 03 भर के कि हमने इतना वॉलंटरी पेमेंट टैक्स का किया है। मगर यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि देखिए, वॉलंटरी पेमेंट दो ही दशा में आप कर सकते हैं। या तो आपको कोई डिमांड नोटिस इशू ना हुआ हो, अगर करदाता को डिमांड नोटिस इशू हो गया है तो फिर और अगर डिमांड नोटिस इशू किया गया है तो फिर उसके बावजूद भी अगर 30 दिन के अंदर वो करदाता टैक्स का भुगतान कर देता है इंटरेस्ट के साथ, और जहां किसी केस में अगर पेनाल्टी के कुछ परसेंटेज का भुगतान किया जाना अपेक्षित है रूल्स के अनुसार, तो अगर वो टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का भुगतान उस परसेंटेज, स्पेसिफाइड परसेंटेज पे अगर वो कर देते हैं, उसके बाद भी अगर टैक्स, तो वो वॉलंटरी पेमेंट का इंटीमेशन दे सकते हैं DRC 03 फॉर्म फाइल करके। तो इससे संबंधित जो सेक्शंस है
IGST CGST एक्ट में वो सेक्शन 73 और 74 है। सेक्शन 73 में जो अगर कोई टैक्स को कम पे किया गया है या फिर एरोनियस रिफंड के केस में या फिर आईटीसी का आपने जो यूटिलाइज कर लिया है उसको गलत ढंग से या फिर अवेल गलत किया है, तो उसका वॉलंटरी पेमेंट आप उसका जो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के बारे में सेक्शन 73 है। मगर वो उसका रीजन जो है किसी प्रकार का उसमें फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, वो सेक्शन 73 से पर्टेन करता है। अगर उस केस में अगर फ्रॉड में विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स वाले केस हैं जिसकी वजह से वो भुगतान अपेक्षित है, तो सेक्शन 74 है। तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस बारे में जो डिटेल्स प्रोविजंस है सेक्शन 73 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और जो सीजीएसटी रूल्स में सेक्शन रूल 142 है उसका वो एक बार अध्ययन भली भांति इस प्रकार से कर लें, ऐसा मैं उनको एडवाइस करता हूँ। तो फिर भी जो दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जहां पर आपको डिमांड नोटिस नहीं इशू हुआ है, अगर डिमांड नोटिस इशू होने से पहले अगर ऐसा व्यक्ति टैक्स की गणना चाहे वो खुद करके या डिपार्टमेंट द्वारा गणना ऑफिशियल द्वारा गणना की गई है, उस टैक्स का भुगतान इंटरेस्ट के साथ यानी कि मैं दे ब्याज के साथ अगर वो कर देते हैं, तो फिर उस केस में अगर उसमें मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इवेजन ऑफ टैक्स का जो सेक्शन 74 से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो टैक्स और इंटरेस्ट के उसमें कोई भी पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगेगी। और अगर उसमें जो सेक्शन 74 है जहां पर जो कि लागू होता है विलफुल स्टेटमेंट विलफुल मिस स्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट और फ्रॉड वाले केसेस पर, तो ऐसे केस में अगर नोटिस अभी अगर नहीं इशू हुआ है तो फिर टैक्स और इंटरेस्ट की गणना के उपरांत जो टैक्स अमाउंट है उसका 15% ऐसे व्यक्ति द्वारा जो वॉलंटरी पेमेंट के वक्त अदा किया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा व्यक्ति जब DRC 03 फॉर्म में अपने द्वारा टैक्स इंटरेस्ट अगर लागू होती है तो पेनाल्टी की अगर वो पे करता है और उसके द्वारा जो फॉर्म GST DRC 03 जो कि पोर्टल पर अवेलेबल है उसके द्वारा वो उसको भर देगा, उसके द्वारा वो टैक्स ऑफिसर को इस पेमेंट की सूचना देगा। तो फिर उस केस में जो DRC 04 फॉर्म में टैक्स ऑफिशियल उसका एक्नॉलेजमेंट देते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है उस पेमेंट को, और रूल्स के अनुसार इसमें जो है पेनाल्टी से छूट मिलती है आंशिक रूप से या फिर पूरे रूप से। जैसा कि मैंने बताया अगर सेक्शन 73 में होता है अगर ऐसे इस तरह का वॉलंटरी पेमेंट 73(5) में अगर नोटिस इशू होने से पहले, तो फिर कोई भी आपको ब्याज उसमें पेनल्टी नहीं देनी है, सिर्फ टैक्स और ब्याज की गणना करके जमा करना है। अगर 73(8) में यानी कि नॉर्मल पीरियड में नॉर्मल केस में अगर उसमें आपको जो है अगर 30 दिन के अंदर अगर नोटिस इशू हो गया है और उसके 30 दिन के अंदर भी अगर आप इसको जमा कर देते हैं, 30 दिन के अंदर भी अगर आप टैक्स और ब्याज के साथ अगर आप जमा कर देते हैं, तो फिर आप DRC 03 आप फाइल कर सकते हैं। 25% का भुगतान पेनाल्टी का भुगतान आपके द्वारा अगर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है तो 25% का भुगतान आपको नोटिस इशू होने के जो कि 74 सेक्शन 74 जिसके अंतर्गत फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के अंतर्गत अगर कोई टैक्स का भुगतान नहीं हुआ है तो पेनाल्टी 25% लगेगी अगर आपको नोटिस सर्व हो गया है, उस डिमांड नोटिस टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सर्व हो गया है। तो वॉलंटरी पेमेंट जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको डिमांड नोटिस नहीं इशू हुआ है तो उसके पहले आप वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हैं। DRC 03 आपको भरना पड़ेगा उसके लिए पोर्टल के ऊपर, और जहां आपको नोटिस इशू हो गया है नोटिस इशू के अंदर ही अगर आप 30 दिन के अंदर नोटिस इशू होने से 30 दिन के अंदर अगर आप इसका पेमेंट कर देते हैं टैक्स और ब्याज का, अगर 74 में है तो आपको पेनाल्टी का जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपको DRC 03 करके आप जो वॉलंटरी पेमेंट है स्वैच्छिक जो पेमेंट आपके द्वारा GST का किया गया है उसको आप सूचना आप टैक्स ऑफिशियल को DRC 03 फॉर्म भर के दे सकते हैं। देखिए इसका जो मुख्य फायदे हैं वॉलंटरी पेमेंट के, एक तो ये है कि अगर कोई भी टैक्स
जो भी देय हो, जो समय पर दिया जाना अपेक्षित है, उसको जो है गवर्नमेंट के खाते में सही समय पर जमा करना अपेक्षित है। ये टैक्स के कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर साथ-साथ जो करदाता को ये भी बताया जाता है कि जो अगर वो टाइम पर वो कंप्लायंस नहीं करेगा और जहाँ पर जायज़ है, जहाँ पर उसके द्वारा टैक्स दिया जाना, जिन जिन उसमें दिया जाना है, टैक्सेबल सर्विसेज़ हैं, अगर वो उसको नहीं देते हैं, तो फिर उनका अपना समय भी बहुत सा समय और पैसा और उनका समय बर्बाद होता है लिटिगेशंस में। और जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, जो टैक्स अमाउंट के ऊपर ब्याज के जो बोझ है, वो भी जो करदाता के ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए मन की शांति के लिए ये अपेक्षित है कि टैक्स का भुगतान समय पर करें और जहाँ पर भी ऐसा थोड़ा अगर डिले हो गया है, तो उसको तुरंत ही नोटिस आने का इंतज़ार मत कीजिए। अपनी तरफ से वॉलंटरी पेमेंट का फ़ायदा उठाकर आप ऐसा अटेन करके आप उसको टीआरसी 03 फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और खास तौर से इसको जमा करने के साथ आप ये देख सकते हैं कि जो सेक्शन 73 और 74 है और जो जो रूल है 142 ऑफ सीजीएसटी रूल्स, उन उसके अंतर्गत वॉलंटरी पेमेंट की दशा में या तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं पड़ती या फिर पेनल्टी की बहुत कम परसेंटेज आपके ऊपर पड़ती है। और इससे आप अपना बहुमूल्य समय बचाते हैं, अपने रिसोर्सेज को बचाते हैं, जिसको आप अपने जो मेन काम है आपका बिज़नेस, उसमें आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पेनल्टी के चार्ट्स को मैं आपको बताना चाहूँगा कि 73 जहाँ पर कि फ्रॉड का केस नहीं है, मिस स्टेटमेंट का केस नहीं है, विलफुल मिस स्टेटमेंट का और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस नहीं है। ऐसे सामान्य मामलों में अगर जो रूल 142 और सेक्शन 73 के अंतर्गत अगर आप वॉलंटरी पेमेंट बिफोर नोटिस कर देते हैं, तो कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 30 दिन के अगर नोटिस इश्यू हो गया है और 30 दिन के अंदर आपने उसको भुगतान कर दिया है ब्याज के साथ टैक्स का, तब भी कोई पेनल्टी नहीं है। मगर साथ-साथ मैं ये बता दूं कि यह जो पेनल्टी से छूट है वो उस मामले में लागू नहीं होगा अगर जो कर आपको जिसका आपने सेल्फ असेसमेंट कर रखा था, स्वतः निर्धारण कर रखा था, मगर वो ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर आपने अगर जमा नहीं किया है, तो फिर उस केस में वॉलंटरी पेमेंट तो आप कर सकते हैं, मगर उस केस में आपको साथ में 10% पेनल्टी देनी अपेक्षित है, जो सेक्शन 73(9) के अंतर्गत, या फिर 10% का टैक्स या 10,000 रुपए जो भी इसमें से अधिक हो, वो आपको उसमें पेनल्टी आपको देनी अपेक्षित है। और साथ में अगर सेक्शन 74 से संबंधित केस है जिसके अंतर्गत आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं, जहां पर कि इवेजन ऑफ टैक्स है जो कि फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स जिसमें इस तरह का तथ्य हैं, तो उसमें भी अगर आप नोटिस इशू होने से पहले अगर कर की जो टैक्स है अमाउंट है और उसको ब्याज के साथ अगर आप जमा कर देते हैं DRC 03 फाइल करके आप इंटीमेट कर देते हैं, तो फिर केवल 15% ऑफ टैक्स अमाउंट का आपको केवल पेनल्टी उसमें भरनी है, यानी कि 85% पेनल्टी से आपको छूट मिल जाती है। अगर नोटिस आपको इशू हो गया है सेक्शन 74 के अंतर्गत आपको डिमांड नोटिस इशू किया जा चुका है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, मगर फिर भी उस नोटिस के 30 दिन के अंतर्गत अगर आप उसको वॉलंटरी पेमेंट कर देते हैं, तो जो आपको पेनल्टी पे करनी है वो केवल टैक्स अमाउंट की 25% करनी है, या कि 75% जो पेनल्टी अमाउंट है वो उसकी आपको वॉलंटरी पेमेंट करने पे छूट मिल जाती है। और जो ये 30 अगर ऑर्डर इशू हो गया है और आप 30 दिन के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर मैं ये बताऊं कि ऑर्डर इशू करने के बाद आप पेमेंट तो कर सकते हैं, मगर वो पेमेंट आपका वॉलंटरी पेमेंट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेमेंट की लायबिलिटी ऑर्डर द्वारा DRC 07 फॉर्म के द्वारा उसमें जो टैक्स ऑफिशियल जो इनिशिएट कर चुके हैं। तो जो या तो नोटिस इशू होने से पहले या नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंतर्गत ही आपको टैक्स पेयर है उसके द्वारा जो वॉलंटरी पेमेंट किया जाना है रूल्स के अनुसार। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वॉलंटरी पेमेंट को फाइल करने के लिए तथा जो सूचना दी जानी है टैक्स ऑफिशियल को पोर्टल पर, उसके लिए फॉर्म DRC 03 है। वो फॉर्म जो है टैक्स पेयर को यह सुविधा देता है कि वो वॉलंटरी पेमेंट कर दे नोटिस इशू होने से पहले या फिर नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंतर्गत। इसमें अगर नोटिस इशू हुए 30 दिन से ज्यादा हो गया है, तो फिर वॉलंटरी पेमेंट की सुविधा पेमेंट तो आप कर सकते हैं, मगर वॉलंटरी पेमेंट मतलब DRC 03 के अंतर्गत आप उसको
आप उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो इसके लिए प्री कंडीशन है, जैसा कि मैंने बताया कि वॉलंटरी पेमेंट या तो आप नोटिस इशू होने से पहले करते हैं, और या फिर अगर नोटिस इशू हो चुका है आपको, तो 30 दिन का समय अभी आपका निकला ना हो। अब यहाँ पर अगले जो चरण है उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम जो टैक्स पेयर है वो किस तरह से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर DRC 03 फाइल कर सकता है, और DRC 03 फाइल पोर्टल पर करने के साथ साथ वो वॉलंटरी पेमेंट जो उसके द्वारा किया गया है उसकी इंटीमेशन टैक्स ऑफिसर को किस प्रकार दी जानी है। देखिए, इसके लिए जो टैक्स पेयर है वो सबसे पहले वो लॉगिन करेगा, जो कि उसका वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं जीएसटी पोर्टल पर, यूजर नेम और पासवर्ड, उसके थ्रू वो जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर जाएगा और उस पर लॉगिन करेगा, और वहां पर लॉगिन करने के बाद वो जो मेन्यू उसके सामने है सर्विसेज सर्विसेज सेलेक्ट करेगा, और सर्विसेज सेलेक्ट करने के बाद सब मेन्यू यूजर सर्विसेज है, जहां पर माई एप्लीकेशन उसके सामने मेन्यू खुल जाएगा। तो माई एप्लीकेशन में अब ये आगे मैं स्क्रीनशॉट से आपको दिखाऊंगा, मगर फिर भी मैं ये आपको बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि माई एप्लीकेशन में ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंतर्गत माई जो वॉलंटरी पेमेंट जो एप्लीकेशन DRC 03 वो फॉर्म उपलब्ध है। और यहाँ देखिए, जो मोटे तौर पर ये DRC 03 आपने फाइल करना है, ये तो इसके 2 चरण हैं। पहला तो ये कि आप अपनी लायबिलिटी, पहले चरण में आप अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, उसमें आप बताते हैं कि आपका टैक्स पीरियड क्या है उस लायबिलिटी का, और वो टैक्स जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो कितना है उसकी डिटेल्स आप देते हैं, साथ में उसके ऊपर ब्याज की आप गणना करते हैं, तथा अगर उसमें पेनल्टी आपको द्वारा दी जानी अपेक्षित है जो रूल्स के अंतर्गत, तो फिर आप उसमें पेनल्टी भी आप उसमें भरते हैं। तो पहले में तो आप उसको टैक्स की गणना करके और जो है उसकी लायबिलिटी को आप डिक्लेयर करते हैं। दूसरा स्टेप उससे संबंधित जो पेमेंट करना है, जो आप उसको पेमेंट करते हैं, और तीसरे स्टेप में जब आप DRC 03 आप फाइल कर देते हैं तो वो इंटीमेशन वो चली जाती है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने देखा कि यहाँ पर टैक्स पेयर ने जो है अपने वैलिड क्रेडेंशियल्स के द्वारा लॉग इन किया है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सर्विसेज मेन्यू है, सर्विसेज मेन्यू में, और यहाँ पर माई एप्लीकेशंस मेन्यू उसके सामने जो है सब मेन्यू खुल जाता है। तो माई एप्लीकेशंस में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन में आप जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आप पाते हैं कि यहाँ इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 फॉर्म आपको आपके लिए अवेलेबल है। अगर ऐसी दशा है कि आप वो DRC 03 फॉर्म आपने इनकम्प्लीट भरा हुआ है, और या फिर आप उसका पेमेंट कर चुके हैं मगर अभी आपने DRC 03 फाइल नहीं किया है, तो उस दशा में आपके द्वारा अगर वो फॉर्म सेव किया गया है तो आप ये जो सर्च मेन्यू है उसमें पीरियड डालेंगे और सर्च करके आप उसमें जो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा और उसको आप फॉर्म को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर यह मैं जो आपको जो मैं दर्शा रहा हूँ उसमें टैक्स पेयर द्वारा न्यू एप्लीकेशन वो क्लिक करेगा। न्यू एप्लीकेशन खेलने यहाँ पहले सेलेक्ट किया उसने इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने पर जो एप्लीकेशन उसके सामने वॉलंटरी पेमेंट की DRC 03 उसके डैशबोर्ड पर इसको स्क्रीन पर खुल जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यू एप्लीकेशन उसने क्लिक किया टैक्स पेयर ने, और जो उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट किया था इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, न्यू एप्लीकेशन क्लिक करने पर ये एप्लीकेशन उसके सामने खुल जाती है। अब यहाँ पर उसको देखिए जो टैक्स पेयर से संबंधित उसका लीगल नेम है, ट्रेड नेम है, तथा उसका जो GST नंबर है, ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट यानी कि अपने आप ही स्वतः ही ये इसमें उसके फॉर्म में अपने आप ही छप के आ जाती है। तथा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटस ड्राफ्ट है, यहाँ पर जो स्टेटस DRC 03 का ड्राफ्ट है, मतलब अभी इस पर काम चल रहा है, अभी ना एप्लीकेशन सेव हुई है और ना ही इसको फाइल किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो कॉज ऑफ पेमेंट से संबंधित टैब है, इसमें जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें जो शो कॉज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस में या शो कॉज नोटिस आपको इशू हो गया है तब वॉलंटरी पेमेंट आप कर रहे हैं, या फिर अभी नहीं हुआ है यानी कि वॉलंटरी पेमेंट, अगर कोई और रीजन है तो अदर्स को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, सेक्शन में यानी कि आप सेक्शन 73 या 74 के अगर नोटिस इश्यू नहीं हुआ है तो आपके ड्रॉप डाउन खुलेगा इसमें 73(5) और सेक्शन 74(5) का,
और अगर नोटिस इशू हो गया है तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू में खुलेगा सेक्शन 74(8) और सेक्शन 73(8) जो भी आपके ऊपर आपके केस में लागू हो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं जिस फाइनेंशियल से संबंधित आपको जो आपको वॉलंटरी पेमेंट करना है। यहाँ पर एक जो स्क्रीन पर एक आप टैब और भी देख सकते हैं कि इसमें है हैव यू मेड द पेमेंट, ये स्लाइडर है जो कि बाय डिफॉल्ट नो पर के ऊपर है कि अगर टैक्स पेयर, मगर ये इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए 2 स्टेजेस में आप भरते हैं, आप उसमें लायबिलिटी डिक्लेयर करके आप पेमेंट कर देते हैं और अभी DRC 03 फाइल नहीं करते तो उस केस में आप इसको यस पे सेलेक्ट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद इसको यस पे सेलेक्ट कर देंगे। उस दशा में जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है PRN, जो कि पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको जनरेट हुआ था आपके स्क्रीन के ऊपर, और ये लायबिलिटी रजिस्टर में अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी जो पार्ट 2 है उसके थ्रू भी आप ये पेमेंट रेफरेंस नंबर आप पा सकते हैं। तो ये थी इसकी मेन फील्ड्स कि आपको कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है, सेक्शन नंबर आपको सेलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने जो वॉलेट जिससे संबंधित हुआ वॉलंटरी पेमेंट आप कर रहे हैं। ये स्लाइडर कि जब आप नई एप्लीकेशन भर रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट नो पर है, इसको नो पर ही रहने दीजिए क्योंकि अभी आपके द्वारा पहले चरण में जो फॉर्म DRC 03 भरा जाना है उसमें आप अपनी लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, जो आप डिक्लेयर करते हैं कि ये आपकी लायबिलिटी है और उसको आप जमा करते हैं, उसके बाद ये आपका PRN नंबर आता है, बाद में इसको आपको यस करना। तो वापस आते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बेसिक डिटेल्स है GST नंबर, लीगल नेम और ट्रेड नेम से संबंधित टैक्स पेयर के, वो ऑटो पॉपुलेट होकर देखिए इसमें आ गए हैं। अब कॉज ऑफ पेमेंट में टैक्स पेयर सेलेक्ट करते हैं, वॉलेंट्री पेमेंट है या SCN इशू हो चुका है या फिर अदर्स में। तो आपके केस में अगर वॉलेंट्री पेमेंट अभी शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है तो आप वॉलेंट्री सेलेक्ट करेंगे। अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया है तो फिर आपको SCN इसमें सेलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन खुल जाती है जिसमें ओवरऑल टैक्स पीरियड आपको जो फाइनेंशियल आपने सेलेक्ट किया है उसमें उस टैक्स पीरियड को स्पेसिफाई करना होता है कि जो वॉलंटरी पेमेंट आप कर रहे हैं वो किस पीरियड से किस पीरियड तक को आपकी टैक्स लायबिलिटी को वो रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपको गणना देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली स्क्रीन में कि आपने वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट किया और जैसे ही आप वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट करते हैं वो करंट डेट आपके सामने, पेमेंट डेट आपके सामने खुल जाती है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करंट डेट ही होती है। वो वॉलंटरी पेमेंट ना आप फ्यूचर डेट में कर सकते हैं ना ही आप पास्ट डेट में कर सकते हैं। तो करंट डेट में ही पेमेंट डेट आपके फॉर्म में खुल जाती है जो करंट डेट होती है। और इसमें सेक्शन नंबर जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 73(5) यानी कि अभी नोटिस इशू नहीं हुआ है और सेक्शन 73 के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा खुद गणना करके या टैक्स ऑफिशियल द्वारा गणना के उपरांत वो टैक्स ब्याज के साथ जमा किया जाना है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता है। तो अब ये उसी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ जब खास बात ये है कि पिछले स्क्रीन में हमने बताया कि हमने वॉलंटरी पेमेंट सेलेक्ट किया है। इसको और डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मान लीजिए टैक्स पेयर को शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो उस केस में वो SCN इसमें सेलेक्ट करते हैं शो कॉज नोटिस, और उसमें SCN सेलेक्ट करने के बाद जो SCN का रेफरेंस नंबर है उसको एंटर किया जाता है। जो SCN का रेफरेंस नंबर है उसको आपको एंटर करना है, टैक्स पेयर द्वारा एंटर किया जाना है और उसकी इशू की डेट उसमें एंटर किया जाना है। तो अगर ये शो कॉज नोटिस अगर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है उस दशा में आपके द्वारा मैनुअल एंटर किया जाएगा। अगर ऑटो पॉपुलेट हो गया है, आपने सिलेक्ट कर लिया है उसको, तो उसके द्वारा पर आप उसको सिलेक्ट आप उसको नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर इस तरफ ये ध्यान आपका आकर्षित कर दूं कि जो इशू डेट है शो कॉज नोटिस की, उसके 30 दिन के अंदर ही आपको वॉलंटरी पेमेंट किया जाना अपेक्षित है। तो जब भी आप ये शो कॉज नोटिस भरते हैं तो ये इशू डेट से 30 दिन के अंदर ही आप ये वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हैं। दोबारा फिर जो आप सेक्शन इसमें सिलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल सिलेक्ट करते हैं, और बाकी दोनों ही दशाओं में चाहे वो वॉलंटरी पेमेंट हो चाहे SCN इशू होने के बाद हो, ये वो जो फॉर्म आपके सामने खुलता है उसमें आपको जो आपने फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफाई किया है उसका जो टैक्स पीरियड है उसको वो उसका डिटेल्स वो मांगते हैं कि किस महीने के किस महीने तक का आपकी वो लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हैं,
और साथ में जो अगला कॉलम है उसमें आपको टैक्स डिटेल्स देने होते हैं कि किस पीरियड से किस पीरियड तक का किस एक्ट के अंतर्गत, यानी कि अगर सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत आपको जमा करना है या एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत जमा करना है, या फिर आपने जो है आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत उसका भुगतान आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, या फिर सेस वगैरह से संबंधित है, तो आप उसका डिटेल्स इसमें सेलेक्ट करके भरते हैं। और आईजीएसटी, यानी अगर इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी आपने एक्ट छांटा है, तो फिर वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए आपके केस में आईजीएसटी के अतिरिक्त अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है, तो वो सारी आप एक ही कॉलम में भी भर सकते हैं, और एक कॉलम ना भरने की दशा में आप इसको ऐड वाला बटन यूज करके आप इसमें नीचे इसमें कॉलम क्रिएट करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं प्रॉपर एंट्रीज के द्वारा। तो नीचे आप देखेंगे कि जब आप इसको जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी गणना का आप डिटेल्स एंट्री इसमें दे देते हैं, तो फिर ये प्रोसीड टू पे पेमेंट है, प्रोसीड टू पे बटन है जिसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद, मगर इसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके द्वारा जो भी आपने विवरण दिया है वो पूरा है और सही है, यानी कि कंप्लीट है और करेक्ट है, उसमें कोई, ये आप पहले गणना कर लीजिए, वरना जो उसमें कोई त्रुटि पाए जाने की दशा में ऐसा हो सकता है कि टैक्स ऑफिसर द्वारा आपका वॉलंटरी पेमेंट एक्सेप्ट ना हो, और वॉलंटरी पेमेंट एक्सेप्ट ना होने की दशा में और जो रॉ के अंतर्गत जो पेनल्टी और बाकी चीजों संबंधित कार्रवाई है वो आपको आपके ऊपर शुरू हो जाए। तो फिर यहाँ टैक्स पेयर को मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि जब भी आप लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करते हैं, आप क्रिएट करते हैं ये टैक्स, तो उसमें आप जो गणना की जो जो पूरी है, जो आप डिटेल दिया है वो कंप्लीट है और करेक्ट है, इसको आप एंश्योर कर लीजिए, और प्रोसीड टू पे आपको बटन उसके बाद दबाना है। जब आप इस ये फॉर्म पेज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें आप जो पिछला स्क्रीनशॉट था उसी से रिलेटेड है, वही स्क्रीनशॉट है, और थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है कि आप टैक्स पीरियड चूज करते हैं और जो टैक्स का और इंटरेस्ट का पेनाल्टी वगैरह आप इसमें अमाउंट इसमें भरते हैं। आईजीएसटी एक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्लेस हो सकता है भी आपको मेंशन करना है, संबंधित गणना आप जो उसमें डिटेल्स हैं वो आप डाल पाए। देखिए यहाँ पर जो एक नीचे बटन है सेट ऑफ का बटन आप सिर्फ तब दबाएंगे जब आप लेजर बैलेंस के अंतर्गत जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस या क्रेडिट लेजर में के बैलेंस को यूटिलाइज करके कितनी मात्रा में आप यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से आप उसका पेमेंट कर रहे हैं थ्रू कैश या आईटीसी क्रेडिट, आप जब इसमें आप एंट्री कर ले हैं उस संबंधित कॉलम में, तभी आपको सेट ऑफ का बटन दबाना है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर ये लायबिलिटी डिक्लेयर हो गई, नीचे बैलेंसेस डिक्लेयर करने के बाद हमने उसको स्लाइडर को अपने राइट तरफ शिफ्ट किया और हमने देखा कि जो लायबिलिटी हमने डिक्लेयर की है उसमें से कितना हम कैश के थ्रू पे करेंगे, कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे, तो हम यहाँ अमाउंट इसमें जो लायबिलिटी के हिसाब से हम अपना अमाउंट इसमें भर देते हैं। और इसी तरह से अगर जो हमारी लायबिलिटी हमने डिक्लेयर की है वॉलंटरी पेमेंट के लिए, अगर उसमें से कुछ मात्रा हमें आईटीसी लेजर के थ्रू पे करनी है, तो हम उसकी यहाँ पर एंट्री समुचित कॉलम में जो रिलेवेंट टैब है उसमें हम करते हैं। मगर साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी लायबिलिटी में इंटरेस्ट का यानी कि ब्याज का भुगतान किया जाना है या फिर पेनल्टी है, तो फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी को आप सिर्फ कैश लेजर के बैलेंस से ही जो रिलेवेंट हेड है पेनल्टी का या इंटरेस्ट का, उसी में से ही आप सेट ऑफ करके आप उसका भुगतान कर सकते हैं। वो आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के भुगतान के लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो कैश लेजर में जो बैलेंसेस हैं उसका अगर कैश के अंतर्गत आपको भुगतान करना है तो रिलेवेंट हेड ही आपके जो अंतर्गत जो बैलेंस है, मान लीजिए आईजीएसटी का बैलेंस, आप आईजीएसटी के अंतर्गत ही इस्तेमाल कर सकते हैं कैश लेजर के बैलेंस से। इसी तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत जो आपका कैश लेजर में बैलेंस है वो आप उसी हेड में के अंतर्गत लायबिलिटी को जमा करने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आईटीसी लेजर है इसमें भी मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित जो क्रॉस यूटिलाइजेशन से संबंधित रूल्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि सीजीएसटी का
जो बैलेंस है उसका उसका आप यूज एसजीएसटी के लायबिलिटी को पे करने के लिए नहीं कर सकते। इसी प्रकार एसजीएसटी में जो आपका बैलेंस है उसका प्रयोग आप सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्याज और पेनाल्टी की जो पेमेंट है वो भी आप आईटीसी लेजर के द्वारा आप नहीं कर सकते, वो कैश लेजर के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया इस स्क्रीन में कि आप कैश और आईटीसी के द्वारा जो भी आपको सेट ऑफ जितना भी मात्रा में आपको सेट ऑफ करना है, अपनी जो लायबिलिटी वॉलंटरी पेमेंट आपने डिस्चार्ज आपने डिक्लेयर किया उसको डिस्चार्ज करने के लिए, वो आप इसमें एंट्री कर देते हैं रिलेवेंट कॉलम्स में। और उसको आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके द्वारा इंफॉर्मेशन सही है। और पूरा करने के बाद आप ये सेट ऑफ का बटन आप क्लिक करते हैं। सेट ऑफ का बटन आप देख सकते हैं नीले रंग का बटन, ये नीचे दिया हो गया है इस पेज के ऊपर। और जब आप ये सेट ऑफ का बटन आप क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि ये आप जो है इतना कैश और इतना आईटीसी अपनी लायबिलिटी के पेमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इसको ओके करते हैं तो वो उतना सेट ऑफ हो जाता है, उतना पैसा आपके लेजर से घट जाता है। तो फिर वो अमाउंट रिवर्स नहीं हो सकता, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू वांट टू प्रोसीड? अगर आप ओके करते हैं तब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगर अगर आप कैंसिल इसको बटन दबाते हैं तो वापस आप फॉर्म के पिछले पेज पर आप पहुंच जाते हैं। तो आप कोई कमी होने पर आप इसको कैंसिल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ये जो मैसेज इस स्क्रीन पे आया है ये सही है, सही भाईजान दिशा में टैक्स पेयर द्वारा इसको ओके बटन क्लिक किया गया है। तो जब ये टैक्स पेमेंट ओके कर देते हैं तो फिर उसमें पेमेंट हो जाता है जो जिस जिस मात्रा में जिस तरीके से आपने उसमें एंट्री की थी। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद उतनी ही मात्रा में आपके लेजर से वो बैलेंस डेबिट हो जाते हैं। जो टैक्स अमाउंट और इंटरेस्ट और पेनल्टी के अमाउंट आपके जो रिलेवेंट लेजर से डेबिट हो जाते हैं। और एक पेमेंट रेफरेंस नंबर यानी जिसको कि पीआरएन कहा गया है वो आपको जनरेट हो जाता है। तो यहाँ ये पीआरएन जनरेट होना बहुत आवश्यक है। पीआरएन जनरेट होने का मतलब यह है कि आपके द्वारा जो लायबिलिटी वॉलंटरी पेमेंट के लिए क्रिएट की गई थी, जो डिक्लेयर की गई थी, वो जमा हो चुकी है। तो उसका आप ये इसका मैसेज आपको पीआरएन नंबर द्वारा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वापिस हम उसी पर जाते हैं फॉर्म के ऊपर। और जो कि पहला उसमें आप देख सकते हैं फॉर्म में नीचे ये पेमेंट रेफरेंस नंबर की बात करते हैं। मैं इसी पेमेंट रेफरेंस नंबर की बात कर रहा हूँ जो लायबिलिटी सेट ऑफ होने के बाद पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने ये पेमेंट किया ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ये पेमेंट क्या आप कभी भी आप देख सकते हैं, ये उसमें दर्ज हो जाता है। और पीआरएन नंबर अगर आपको रिट्रीव करना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर को क्लिक करके उसके पार्ट 2 में अदर देन रिटर्न लायबिलिटी में आप क्लिक करके वो पा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गया जैसे कि मैंने बताया था कि पहले चरण में मैंने लायबिलिटी अपनी डिक्लेयर की और उसको पे किया। अब यहाँ पर मैं फिर वो फॉर्म खोलता हूँ, स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है, स्टेटस अभी भी ड्राफ्ट है। और यहाँ पर जब मैं वॉलंटरी पेमेंट सिलेक्ट करता हूँ हैव यू मेड द पेमेंट, तो यहाँ पर वो स्लाइडर में यस कर देता हूँ। या आप एरो से देख सकते हैं यहाँ मैंने स्लाइडर यस कर दिया। अगर मेरे को पेमेंट डिटेल अवेलेबल नहीं है तो मैंने बताया कि ये मैं सर्विसेज में जाऊंगा, लेजर्स में जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाके अपना पेमेंट डिटेल ले सकता हूँ इसको। फिर ये फॉर्म मेरे सामने इसमें खुल जाता है पेमेंट होने की दशा में। यहाँ देखिए ये जो अगली स्क्रीन में मैं बताऊं कि ये वॉलंटरी पेमेंट और ये पेमेंट रेफरेंस नंबर इसमें डाल दिया पेमेंट रेफरेंस नंबर। और उसको लायबिलिटी रजिस्टर्स में भी ये स्क्रीन आपको दिखाती है कि लायबिलिटी रजिस्टर में के द्वारा भी आप जो है इसको जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है जो जनरेट हुआ था आपका, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि ये पेमेंट रेफरेंस नंबर आप जो लायबिलिटी आपने क्रिएट की थी वॉलंटरी पेमेंट के लिए ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ लॉयल्टी। तो उसके अंतर्गत जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है। अगले स्क्रीन पे जाते हैं। हाँ,
अगले स्क्रीन पर जाते हैं, फिर हम उसको, अब खास बात ये है कि देखिए यहाँ टैक्स तो हमने पे कर दिया, मगर अब उसका उससे संबंधित हमें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, हमें रीजन बताना होगा कि कौन से ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से हमने वॉलंटरी पेमेंट किया है। तो यहाँ पर जो आप जो पिछले स्क्रीन में मैंने बताया कि आप जो उसमें पेमेंट रेफरेंस नंबर एंट्री करने के बाद जब आप पेमेंट रेफरेंस नंबर एंट्री करते हैं तो फॉर्म का ये जो अगला जो टैब्स हैं वो आपके सामने खुलते हैं। उसमें ये ऑटो डिटेल आपके सामने आ जाता है कि किस टैक्स पीरियड का के द्वारा कितना भुगतान आपके द्वारा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का आपके द्वारा किया गया है। अब इसमें जो दो टैब्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स हैं, ये इसको मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक टैब तो ये है रीजंस इफ एनी। आपको अपने इस संबंध में आपको जो भी कहना है, जो भी रीजंस हैं, वो आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया, आप उसको टाइप करके आप एंटर उसको कर सकते हैं। साथ में जो आपने गणना की अपनी टैक्स लायबिलिटी की, जो कैलकुलेशन चार्ट है या इससे संबंधित और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो आप इसमें आपको अटैच करने होंगे इस फॉर्म में। तो उससे संबंधित टैब आपको ये जो आप देख रहे हैं चूज फाइल बटन दिया गया है, जो मैं दिखा रहा हूं आपको इस एरो के साथ में। तो ये आपको चूज करके, आपको सेलेक्ट करके वो अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कैलकुलेशन शीट हो और चाहे वो आपसे संबंधित सपोर्टिंग अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो, वो आपको अटैच इसमें करने हैं। तो यहाँ जो पेमेंट के बाद मैंने आपको बताया कि आपको रीजंस इसमें जो आपके आपसे संबंधित जो भी आप कहना चाहते हैं इस बारे में, वॉलंटरी पेमेंट के बारे में, या जो रीजंस हैं वो आपको इंडिकेट करने हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या और कैलकुलेशन शीट आपको यहाँ पर इसमें अटैच करनी है। अभी जब भी आप इसको अटैच कर देते हैं तो ये फॉर्म का जो DRC 03 है उसका लास्ट पार्ट आपके सामने खुलता है, जिसके अंतर्गत आपको अटैच करने के बाद वेरीफाई करना है इस फॉर्म को, आपको साइन करना है। और मगर इसको फाइल करने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आप अगर इसको प्रीव्यू करना चाहें कि आपके द्वारा दी गई गणना सही है, तो आप प्रीव्यू का बटन दबा सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद ही मेरी एडवाइस ये है कि आप एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, एसरटेन कर लीजिए, इंश्योर कर लीजिए कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, कंप्लीट है, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसके बाद ही आप ये फाइल का बटन आप दबाइए। तो जब आप फाइल का बटन क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने जो आपको इसको DSC के द्वारा या फिर EVC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, अगर आपके ऊपर जो भी लागू हो DSC या EVC, उसके द्वारा आप ये फाइल कर सकते हैं। ईवी यहाँ इस स्क्रीन में ईवीसी के माध्यम से किया जा रहा है और ओटीपी आया टैक्स पेयर के जो नोटिफाइड ईमेल आईडी पर और या मोबाइल नंबर पर, तो फिर ओटीपी वैलिडेट करने की दशा में ये DRC 03 फाइल हो गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि DRC 03 फाइल हो गया है और ARN यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। इस केस में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है और उसकी तारीख भी इसमें अंकित है। तो और टैक्स पेयर, और यहाँ पर खास चीज ये है कि अब स्टेटस क्या आ गया है, स्टेटस पहले ड्राफ्ट था, अब पेंडिंग फॉर एक्शन बाय टैक्स ऑफिसर आया। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा वॉलंटरी पेमेंट की जो भी आपके द्वारा सूचना दी गई है वो टैक्स ऑफिसर तक पहुंच गई है, अब उनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये था इसमें जो DRC 03 फॉर्म कि कैसे वॉलंटरी पेमेंट करने के बाद टैक्स पेयर उसको कैसे उस इंटीमेशन को DRC 03 के द्वारा पोर्टल पर फाइल करके देख सकता है। टैक्स पेयर को यह भी सुविधा दी गई है कि वो ARN नंबर के बेस पर कभी भी वो अपने जो जो DRC 03 है उसको व्यू कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ARN नंबर के बेसिस पर उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि उसका स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस जो टैक्स ऑफिस के पास थी वो क्या है। ये DRC 03 का डाउनलोड होने के बाद ये जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इन डॉक्यूमेंट्स को आप जो है इसकी फिजिकल कॉपी ARN नंबर के साथ आप टैक्स डिपार्टमेंट में आप जमा भी करवा सकते हैं। तो ये थी DRC 03 से संबंधित जानकारी। अब मैं कुछ आपके क्वेश्चंस लेता हूं कि मगर यहाँ पर मैं सिर्फ टैक्स जो इस वेबिनार का टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक ही लूंगा।
देखिए आगे ये क्वेश्चन मिस्टर नरेश कुमार बांका पूछ रहे हैं कि वो कि क्या करना चाहिए कि अगर उन्होंने लेस क्लेम किया है आईटीसी को, आईटीसी और लेस क्लेम करने की दशा में आप उसको जो भी आपने, अगर आपको अनुमान्य है आपको एलिजिबल है उतनी आईटीसी, तो विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आप उसको सब्सिक्वेंट पीरियड में आप क्लेम कर सकते हैं, मगर वो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंतर्गत ही हो। डीआरसी 03 टू बी फाइल्ड इन केस ऑफ, सैयद ताज जी पूछ रहे हैं डीआरसी 03 इन केस आईटीसी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट विच सप्लायर नॉट फाइल जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1। देखिए अगर अगर आईटीसी आपके द्वारा गलत ले लिया गया है या फिर यूटिलाइज गलत कर लिया गया है, तो आपको डीआरसी 3 फॉर्म भरना अपेक्षित है। इसका इससे मतलब नहीं है कि आपके सप्लायर ने उसको रिटर्न फाइल किया या नहीं किया। सुरेश टाटारिया जी कहते हैं थैंक्स फॉर यूजफुल वेबिनार। शुक्रिया आपका और सभी दर्शकों का ये वेबिनार देखने के लिए। और मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि जो भी वेबिनार हम करते हैं वो डिजिटल इंडिया लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर उसकी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आप कृपया खुद भी देखिए और जो संबंधित लोग हैं उन तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके। अशोक मथेजे पूछते हैं कि एसएससी हैज मेड सर्टेन इन्वेस्टर्स ऑफ मार्च 2018 कैन ही पे द लायबिलिटी थ्रू डीआरसी 03। देखिए उस केस में मैं आपको यह बता दूं कि अभी जो मार्च में आपने अगर मिस किया है तो आप इसको अप्रैल में आप इसको डिक्लेयर कर दीजिए और उस पर ब्याज दे दीजिए। पहले आप लायबिलिटी डिक्लेयर कीजिए जो जीएसटीआर 1 में, और उसके बाद 3B में आप उसको ब्याज के साथ आप पे कर दीजिए। अभी आपको ऐसा आवश्यकता नहीं है कि डीआरसी 03 आप इसको भरें। फिर भी आप भरना चाहें तो आप इसको भर सकते हैं। मिस्ड इनवाइसेस को आप आप अगले सब्सिक्वेंट पीरियड में आप डिक्लेयर कर दीजिए ना जीएसटीआर 1 में, और ब्याज उसकी गणना कर लीजिए साथ में। अभी आपको अदर्स ऑप्शन नहीं यूज करना है। देखिए टैक्स टीम जो पूछ रही है अभी आप सिर्फ 2 ही कॉलम यूज कीजिए, अदर्स का ऑप्शन अभी आपको यूज नहीं करना है। या तो आप शोकॉज नोटिस आपको इशू हो गया है तो 30 दिन के अंतर्गत आप वॉलंटरी पेमेंट कर सकते हैं एज पर रूल्स, और या फिर अभी शोकॉज नोटिस नहीं इशू हुआ है तो वॉलंटरी पेमेंट वाला पेमेंट आप क्लिक कर दीजिए और इसके अंतर्गत आप यूज कीजिए। कुलदीप पारिक जी पूछते हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम इफ आई पेड एक्सेस टैक्स इन डीआरसी 03। नहीं सर, इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप टैक्स और जो भी आपने गणना की है वो आपने आपका डिक्लेरेशन है और आप वो ऑफिसर की गणना से कम नहीं होना चाहिए, तो बस वो ठीक है। प्रियंका सिंह जी पूछती हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें पेमेंट के ऊपर। अभी जो निर्धारित दर है वो 18% सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है पीरियड का ड्यू डेट से। चिंतन जिंजू वाडिया जी पूछते हैं कैन बी फाइल डीआरसी 03 इन केस ऑफ आवर केस पेंडिंग फॉर अपील। देखिए अगर अपील में पेंडिंग है तो इसका मतलब आपको ऑर्डर इशू हो गया है, कोई ना कोई ऑर्डर इशू है, तो ऑर्डर इशू केस के ऑर्डर अगर इशू हो गया है तो आप डीआरसी 03 आप नहीं यूज कर सकते, वॉलंटरी पेमेंट नहीं कर सकते। उस केस में अगर आप पे करना चाहें तो आप जो जो टैक्स ऑफिशियल ने ऑर्डर को डीआरसी 07 के द्वारा आपकी लायबिलिटी क्रिएट की है उसके अंतर्गत आप डीआरसी 7 के अंतर्गत आप इसको पे कर सकते हैं। सैयद ताजी पूछते हैं कि डीआरसी 03 रिफंड क्लेम, हाँ अगर एरोनियस रिफंड आपको मिल गया है तो डीआरसी 3 के द्वारा आप उसको वापस कर सकते हैं। गौरी कुलकर्णी जी पूछते हैं व्हेन पेनाल्टी जीरो, पेनाल्टी जीरो
देखिए उस केस में ही होगी जब एक्शन जो सेक्शन 73 है उसके अंतर्गत आप जो टैक्स का भुगतान ब्याज के साथ कर देते हैं और अभी आपको जो है नोटिस इशू नहीं हुआ है, तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी सेक्शन 73 के केस में। जहां पर कि फ्रॉड, इवेजन ऑफ टैक्स का केस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट और सेपरेशन ऑफ फैक्ट के द्वारा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी जानकारी के लिए एक दो क्वेश्चंस और ले सकता हूँ। देखिए एक चीज ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि वॉलंटरी पेमेंट की सुविधा आपको दी गई है जो 30 दिन के अंतर्गत जो या तो नोटिस आपको इशू ना हुआ हो या फिर नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंतर्गत ही आपको पेमेंट करना है और DRC 03 फाइल करना है। 30 दिन से ज्यादा की अवधि में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और जो ये मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी पेमेंट आप अगर नोटिस इशू हो गया है तो 30 दिन के बाद आप नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको करना है वॉलंटरी पेमेंट। 30 दिन के बाद वॉलंटरी पेमेंट नहीं माना जाएगा। और आपको जो भी टैक्स की गणना चाहे आपने खुद की है या टैक्स ऑफिसर द्वारा की गई है, ये आपको पूरा ही टैक्स देना है। उसका पूरी लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी है। इसमें पार्ट पेमेंट की सुविधा नहीं है। एक एक और क्वेश्चन जब हमने अंग्रेजी में वेबिनार किया था कुछ दिन पहले, तब यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे पता चलेगा टैक्स पेयर को DRC 03 फॉर्म भरते हुए कि ITC और जो कैश के थ्रू उसका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो देखिए जब आप क्लिक करते हैं सेट ऑफ बटन, जैसा कि मैंने बताया पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो एक पेमेंट रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाता है, PRN जनरेट हो जाता है आपके स्क्रीन पे। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो भी भुगतान किया गया है वो हो चुका है। तो फिर ये थी हमारी आज की पेशकश वॉलंटरी पेमेंट के बारे में, जो कि GST पोर्टल पर जो फंक्शनैलिटी लॉन्च हुई है अभी पिछले कुछ समय में, उसकी चौथी कड़ी में हमने आज DRC कवर किया। इससे पहले भी हम 3 वॉल्यूम्स जो न्यू फंक्शनैलिटीज के हम दे चुके हैं, जो कि जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, और डिजिटल इंडिया लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। आप जो भी आप देखना चाहें उसको, पिछले रिकॉर्डिंग्स, पिछले वेबिनार्स की, पिछले वॉल्यूम्स की, वो इसको देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं। हम फेसबुक पर हैं GST सिस्टम्स इंडिया के नाम से, हम यूट्यूब पर हैं, हमारा चैनल का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, और ट्विटर पर हम आज GS टेक नाम से हैं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम अपने ये सोशल मीडिया चैनल्स को लगातार अपडेट करते हैं। जो नई फंक्शनैलिटीज आती हैं उससे संबंधित जानकारी देने के लिए, जो ट्रबल शूटिंग टिप्स हैं, जो टैक्स पर्सन सवाल करते हैं GST पोर्टल प्रोसेस से रिलेटेड, उसके हम जवाब देते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पर। तो जो है और जुड़े रहिए हमारे साथ नई और अच्छी जानकारी के लिए GST पोर्टल संबंधित। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबका, जो कि अपना बहुमूल्य समय हमारे सामने निकाला और इस वेबिनार को देखने के लिए जुड़ा है हमारे साथ। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर प्रकाश कुमार CEO, मिस काजल सिंह, मिस्टर राजीव अग्रवाल SVP, उनके द्वारा जो सपोर्ट दिया गया, मोटिवेशन दिया गया इस तरह की पेशकश को आपके सामने लाने के लिए। और जल्दी ही हम मराठी और तमिल में भी इस विषय पर वेबिनार करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।